तो आज हमारा सेकंड लेक्चर में आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ जो है हमारे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है उसके बारे में बताता है। उससे पहले हम थोड़े अपने प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में कुछ क्लियर कर लेते हैं। इसमें पहला है हमारा हाउ टू चार्ज अ बॉडी। इसमें हमारे 3 मेथड हैं। फर्स्ट, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड द नेक्स्ट वन चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें हम पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रबिंग टू बॉडीज़ विद ईच अदर। ये पहला मेथड है हमारा चार्जिंग द बॉडी का। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक मैटर है, एक ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो एटम होंगे, हमें पता है एटम के बारे में कि एटम में जो मेन होता है सेंटर में एक न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 8, ऐसे करके। ये हम मान लेते हैं कि हमारी एक बॉडी का एटम है, ये हमारी दूसरी बॉडी का एटम है। न्यूक्लियस, शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो यहाँ पर इनके न्यूक्लियस तो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन हो ना हो वो तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते क्योंकि ये जो हैं वो सेंटर में है। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो अब क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट जो शेल हैं इनके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से टच करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे के कंपैरिजन में अगर कम होगा तो वो उसको लूज़ कर देगा। तो यहाँ क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे दूसरे एटम में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन आया है उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और जिस से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में गया है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारी दोनों बॉडीज़ चार्ज हो गई। तो जितना इस पर पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस पर -3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पर कितना आ जाएगा, -3 कूलम का नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज क्या आ रहा है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। पहले भी दोनों का टोटल चार्ज 0 था, अब भी दोनों का जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में अगर हम रबिंग करेंगे दोनों पार्टिकल को तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारा क्या है, चार्ज कंजर्व है। मैंने तुम्हें एक टॉपिक बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पे भी इसको ये होल्ड करेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कंजर्व है। पहले भी दोनों न्यूट्रल थे तो टोटल चार्ज 0, अब भी दोनों क्या हैं, चार्ज तो हो गए हैं लेकिन टोटल चार्ज क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। वेरी गुड। तो इस तरीके से जो हमारा अगला है वो है हमारा चार्जिंग बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास है चार्ज बॉडी, एक हमारे पास है न्यूट्रल बॉडी। हमें इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, यानी कि अभी तो ये न्यूट्रल है, हमें इसको चार्ज करना है किससे, इस चार्ज बॉडी से। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, मैं इसको इससे टच करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर गई। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब हम टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करते हैं जैसे हमारे टेम्परेचर के केस में होता है कि एक हमारी हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी, और एक हमारे पास
कोल्ड बॉडी है। जब इन दोनों बॉडीज़ को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो हॉट बॉडी से जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है कोल्ड बॉडी में, तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और फिर दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ क्या होता है, जो हमारा चार्जिंग बाय मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट है, यहाँ पे भी यही काम करता है कि जब हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो इसका चार्ज, इस बॉडी का चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जब इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो अब जैसे मान लेते हैं, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था पहले कि इसमें मान लिया हमने +10 कूलम का चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये 0 कूलम का चार्ज है। अब जब ये ट्रांसफ़र हो गया है इसमें, तो इसमें आ गया, लेट अस सपोज कि इसमें 3 कूलम का चार्ज आ गया, तो इसमें कितना बच जाएगा, +7 कूलम का चार्ज। तो अभी यहाँ पर जो था, यहाँ देख सकते हैं आप, टोटल चार्ज क्या था हमारा 10, यहाँ पे भी टोटल चार्ज क्या है 10। लेकिन हमारा जो मेन मोटो था कि हमें चार्ज करनी है बॉडी, कौन सी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, इस बॉडी को हमें चार्ज करना था। तो ये बॉडी हमारी चार्ज हो चुकी है यहाँ पर। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो हमारा टोटल चार्ज था 10 कूलम या जो भी चार्ज हो, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो यहाँ पर कंजर्व है। तो यहाँ पे भी हमारा लॉ होल्ड कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड पॉइंट वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जो है आगे काम भी आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जब हम किसी दूसरे से प्रेरित हो जाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ देखकर, जिसे कहते हैं ना कि मैंने किसी को देखकर प्रेरणा ली और उसके बाद मैंने ये काम करना शुरू करा, मेरे अंदर ये आदत आ गई, तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो जैसे हम देखते हैं, ये एग्जांपल लिया है आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। ये हमारे पास एक बॉल थी, एक ऑब्जेक्ट था जिस पे कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज, न्यूट्रल। ये मेटल है, ध्यान रखें, ये क्या है, मेटल। मेटल ही होगा क्योंकि मेटल में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ट्रांसफ़र हो सकें। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक चार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी है वो हम इसके लेकर आए हैं, टच नहीं करा है, रब नहीं करा है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम इसके पास लेकर आए हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा मेटल था, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करने लगेंगे। अब क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब नेगेटिव चार्ज वाली है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज को करेगी और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल करके कहाँ चले जाएंगे, इसके राइट साइड में चले जाएंगे और इसके लेफ़्ट साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं दिखा रखा है। इसका रीज़न भी मैंने बताया था कि इसको हमने यहाँ से अर्थ कर दिया है, और अर्थ की टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चार्ज अपने अंदर ले ले, तो इस वाले एंड का वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अपने अंदर ले लेगी और ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसके नोट्स भी दिए थे, मैं एक बार और दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉडी, इसको हम इसके पास लेकर आए हैं, तो एक तरफ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर गए हैं कहाँ, राइट साइड में। कहाँ डिस्प्लेस हैं, राइट साइड में डिस्प्लेस करे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन के सारे यहाँ पे आगे इकट्ठा हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हमने फिर इस स्टेप में अर्थ कर दिया है ये, और फिर ये सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चलेगा और इसमें क्या आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट को बनाए, बिना रबिंग करे, बिना कुछ करे। इसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो चार्ज हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ये जो ई है इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹
19 कूलम। तो इतना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं लेना, प्लस माइनस सिर्फ तब लगेगा जैसे अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस हो जाएगा, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर किसी बॉडी में इतना चार्ज है, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे देता हूँ कि एक बॉडी में जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है। कितना 1 कूलम है, प्लस 1 कूलम। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा, ऑब्वियसली कम होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लूज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे, लूज़ कर दिए हैं बॉडी ने। तो ये आप निकालें, अपनी कॉपी में नोट करें और फिर हमें बताएं। तो ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण ही उस पर चार्ज आता है। कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, एक इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बॉडी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस का एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। किसी बॉडी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसे प्लस का एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन की। एन की वैल्यू इसी को डिनोट कर दी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एन की वैल्यू 1। अगर 100 इलेक्ट्रॉन लिया तो एन की वैल्यू 100। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन लिया तो एन की वैल्यू 1000। इसी तरीके से देने का है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ करे हैं। So now we will come to our new topic which is Coulomb's law. It is very important topic और इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा और असाइनमेंट में भी करके लाएंगे आप, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। This is Coulomb's law. So what is Coulomb's law? We remember that we have studied gravitational law, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेम उसी तरीके से है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा था उसने, जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा कूलम्स लॉ भी कहता है कि जो देखिए, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन मीन्स डिस्टेंस। कि ये एक हमारा पॉइंट चार्ज है, देखिए Q1 दिख रहा होगा, ये पॉइंट लगा है यहाँ पर, और ये हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चार्ज मैग्नीट्यूड है Q1 है, अब प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये Q2 इसका मैग्नीट्यूड है। तो जो कूलम्स लॉ कहता है वो कहता है कि जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा F इज़ प्रोपोर्शनल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज़ F प्रोपोर्शनल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसमें जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं तो हमें पता है, सब नोन है कि यह हटाने के बाद एक कांस्टेंट ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड होता है, और वो कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो ये सिंबल है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। बाकी ये ज़ीरो लगाना छोटा सा, ये नॉट है। एप्सिलॉन ज़ीरो भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन ओ भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स है ये, तो फोर्स क्या होता है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी,
अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और सब जानते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है। अब वो प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम उसको प्लस में ही लेंगे यहाँ पर। तो Q1 भी प्लस में लेंगे, Q2 भी प्लस में लेंगे, चाहे इसका चार्ज कितना भी हो, प्लस हो या माइनस हो। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब आप कहेंगे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये स्क्वायर है, हाँ, कूलम पे क्या है -2 है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ क्या बताता है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, force between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of their separation, that is F is proportional to Q1 Q2 upon R square। जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हमारा हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंक्लूड होता है, वो क्या है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की तो हमने बात कर दी। ये कूलम्स लॉ अगर आपका एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, क्या है, इसको लिख देंगे, पूरा डेफिनेशन जो है ये कूलम्स लॉ लिख देंगे, लॉ है, और उसके बाद में आप ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसका जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी लिख देंगे, यूनिट भी लिख देंगे, ख़त्म। डायरेक्शन की बात भी करेंगे, लेकिन डायरेक्शन में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी कि जो डायरेक्शन होती है हमारी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज ये है पॉजिटिवली चार्ज, ये है नेगेटिवली चार्ज। अब ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। अब क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा। तो ये क्या है, इस लाइन के अलोंग ही तो ना फोर्स लग रहा है, कोई ऐसे थोड़ी ना लग रहा है, ना ये ऐसे जा रहा है ना ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट चार्जेस। इन पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होगी इसके अलोंग ही होगी। ये कब है, जब अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इसी तरीके से देखो, जब हम बात करें कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, अब क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये देखो धक्का देगा इसको इधर और ये धक्का देगा इसको इधर। तो अभी भी क्या है, जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये इसको इधर धक्का देगा ये इसको इधर धक्का देगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इस जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, इसके अलोंग ही हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस। इस तरीके से हम कहें कि अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो, इस पे भी माइनस है इस पे भी माइनस है, तो अब ये दोनों भी रिपल करेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो ये भी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो भी इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही होगी। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो इस तरीके से जो हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो कूलम्स लॉ था, एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में दोबारा आ जाए। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of their separation। इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और उनके जो चार्जेस हैं उसके जो मैग्नीट्यूड होंगे, जितना भी चार्ज होगा उन दोनों के प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को कंबाइन करके क्या मिलता है हमें, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो हमारा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
वेरी गुड। अब क्योंकि ये क्या है, फोर्स है, वेक्टर है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपने 11th में पढ़ रखा है कि वेक्टर क्या होते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं, जैसे ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, जैसे मान लिया हमने। तो इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से जोड़ दें, ये तो लाइन हो गई, बट अगर ऐसे एरो बना दी तो ये क्या होता है, वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर में डायरेक्शन भी है और इसकी जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, इसकी लेंथ। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर है हमारा, इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं R1 वेक्टर। ये दूसरा पॉइंट है, इसका जो वेक्टर हम बना देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ये R1 और ये R2। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। दूसरा हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो, इसमें जो वेक्टर बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब इन जोड़ते हैं, उसका जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, जैसे ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, तो इसको हम कहेंगे R12 और वो किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इस तरीके से R21 की बात करें तो वो क्या होगा, R1 माइनस R2। क्यों, क्योंकि R21 का मतलब उल्टा ले लिया हमने वेक्टर। चलो वो अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना आप लोग। फ़िलहाल जो हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक हमारा चार्ज है Q1, एक हमारा चार्ज है Q2। इसका जो डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा R1, दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो या 12 होगा या R21 होगा। यानी कि अगर हम ऐसे लेंगे 1 से 2 की तरफ तो R12, और ऐसे लेंगे 2 से 1 की तरफ तो R21। और मैंने आपको बताया कि R12 क्या होगा, R2 माइनस R1, बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं, और R21 क्या होगा, R1 माइनस R2, बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो हम देखते हैं कि पहला वाला दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो F12 निकालते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लगेगा Q2 के कारण, यानी कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। आप चाहे इसको अट्रैक्ट करे या रिपल करे, तो कितने फोर्स से करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, R12 थी, तो R12 क्या होगा, R12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिया ना यहाँ पर, इसको आप खाली R12 भी लिख सकते हैं बिना ये दोनों डंडे लगाए, ज़रूरी नहीं डंडे लगाएं आप। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे, इसको R12 भी कह सकते हैं। तो R12 का स्क्वायर, अब इसकी जो डायरेक्शन मैंने बताई थी, ये डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द लाइन, चाहे रिपल करे या अट्रैक्ट करे, तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर आप लाइन जॉइन जो कर रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, R12। उसको हम वेक्टर में अगर कहेंगे तो यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन दिखाते हैं, तो इसको हम कहेंगे R12 का कैप। ध्यान रखें F12 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 कैप। यही लिखना है आपको, यही लिखना है वेक्टर फॉर्म में कि F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 का कैप। ध्यान रहे यही लिखना है आपको। अब क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो यूनिट वेक्टर होता है R12 वो कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। तो इस तरीके से जो वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस है हमारा, वेक्टर कितना है R12 वेक्टर और मॉड्यूलस क्या है R12। तो यहाँ पर अगर हम
इसे हटा दें, इसकी जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ हमें क्या मिलता है, F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह हो रहा है ना, देखिए 1/4πε0, ये भी क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। बस ये R12 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड्यूलस। अब देखो ये भी यही है, ये भी यही है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, और ये क्या है पावर 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर क्या होगा, F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर। ठीक हो गया। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी अब, क्योंकि देखो R12 वेक्टर आ रहा है ना यहाँ पर, R12 वेक्टर, तो जो डायरेक्शन R12 की होगी वही डायरेक्शन इस फोर्स F12 की होगी। यानी कि ये जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ गए। अब यहाँ क्या होगा, F21 निकालते हैं। चलो F21 बात की बात है, वो मैं तब बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्स लॉ है हमारा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो ये जो कूलम्स लॉ है हमारा, वो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल आप ये जान लें कि जो इसका वेक्टर फॉर्म है, इस वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे कि F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 कैप, और इस फिर R12 कैप को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से। तो F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R12 वेक्टर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया कि जो हमारा वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का वो पता चल गया, और हमें डायरेक्शन के बारे में भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अब ये चार्ज किस डायरेक्शन में, अगर अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे लगेगा, रिपल करेगा तो ऐसे लगेगा। बात समझ में आ गई ना आप लोगों के। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने पिछले टॉपिक्स को रिवाइज़ करा, जो आप दोबारा रिवाइज़ कर लेना, चार्जिंग बाय इंडक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमने न्यू टॉपिक डिस्कस करा है वो क्या है हमारा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक बार और रिपीट कर देते हैं, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, अब चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, आप यहाँ पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitudes of charges and inversely proportional to the square of their separation। और यहाँ पे हमें क्या मिला, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 9 × 10⁹। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नहीं समझ में अगर आई हो तो आप पूछ लीजिएगा एक बार और कमेंट करके कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो क्या है, क्योंकि पॉइंट के बारे में जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ पॉइंट। पॉइंट में ना तो थिकनेस होती है, जैसे लाइन हो गई ना, अब इसमें लेंथ है, ये पॉइंट नहीं है। या फिर अगर हम कहें कि ये पॉइंट नहीं है ना, आपने कभी देखा होगा, मैं अगर कहूँ कि जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है वो पॉइंट है, तो क्या ये सही बात है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बट हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट है, क्यों। देखिए आपने रात में स्टार्स को तो देखा ही होगा, स्टार्स ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल नहीं, स्टार्स हमें एक पॉइंट की तरह दिखते हैं, पॉइंट, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट। अभी जो पॉइंट है हमारा, अब स्टार का साइज़ क्या है, जो हमारा सन है उस सन के साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें स्टार कैसे दिखता है, एक पॉइंट के साइज़ का दिखता है, और हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक पॉइंट है। छोटे छोटे तारे, इनका लिटिल, वो लिटिल नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जब भी, क्योंकि हमको वो छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसीलिए वो हमको छोटा दिख भी रहा है।
अब देखिए ये है जो चार्ज्ड है, ये दूसरी बॉडी है जो चार्ज्ड है। अब मैं इसको बिल्कुल पास रख दूँ, हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 0.001 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज़, तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगी। पॉइंट चार्जेस कब होंगी? जब भी हमारी दो बॉडीज़ का जो साइज़ है वो उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बहुत छोटा हो, या हम कह सकते हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो हम उन दो बॉडीज़ को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस कहेंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो हमारी बॉडीज़ होंगी, बॉडीज़ अगर उनका साइज़ डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो उन बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से हम उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस। क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखें कि when the body is when the size of the body is very small comparing to the distance, body is called point object. Body is called point object and the charge on this body is called point charge. एक चीज़ और कि जो हमारा स्फीयर होता है ना, वो स्फीयर चाहे हमारा बड़ा हो या छोटा हो, कौन सा स्फीयर? मेटेलिक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर। जो कंडक्टिंग स्फीयर होगा उस कंडक्टिंग स्फीयर को भी हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। अब वो चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे उसमें डिस्टेंस हमारी छोटी हो, डिस्टेंस हमारी ज़्यादा हो, उसको हम पॉइंट चार्ज ही कहेंगे। बात समझ रहे हैं कि हमारा स्फीयर अगर है, हमारा कौन सा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर चार्ज है, तो उसके चार्ज को हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करेंगे। चाहे डिस्टेंस हमारे रीजन में ज़्यादा हो, हम उसको क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज ही कहेंगे। अब इसका आंसर ढूंढना आपका काम है कि वाई द स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। समझ रहे हैं? तो ये आपका होमवर्क हो गया कि आप इसको ढूंढें, फिर मुझे बताएं कि इसलिए हो रहा है। मैं वेरीफाई करके बताऊंगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखना। गलत होगा तो मैं बताऊंगा कि इसको कंडक्टिंग स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज क्यों कह रहे हैं। सही होगा तो आप उसको लिख लीजिएगा, बट पहले मुझसे एक बार कंसल्ट कर लेना कि ये सही आंसर है या गलत आंसर है। और अगर नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, मैं उसको अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो आपका होमवर्क क्या हो गया? पहले तो आप इन सब के नोट्स बनाएंगे, मेक नोट्स। किसी भी कॉपी में मैंने आपको क्या रखा है? कॉपी एक ही रहनी चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा इसमें लिख लिया थोड़ा उसमें लिख लिया। एक ही कॉपी ले लीजिएगा, पिछले साल की बची हुई कॉपी होगी या आपके पास घर पे कोई नई कॉपी रखी होगी, जो भी हो उसमें आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे और साथ में इसका आंसर भी लिखेंगे जो मैंने आपका एक क्वेश्चन पुटअप करा है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा बाद में, उसको भी देखिएगा। कोई चीज़ अगर डाउट में रह गई हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या चीज़ समझ में नहीं आई। अगले लेक्चर में हम उसको भी क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे इन योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।